यूनिट ऑफ फोर्स एब्सोल्यूट यूनिट इन ग्रेविटेशनल यूनिट, जैसे कि नाम से पता एब्सोल्यूट यूनिट नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी and gravitational unit are affected by the gravity. If I ask you the SI absolute unit, you will say me Newton. If I ask you CGS absolute unit, you will say me dyne, like this. Similarly, for the gravitational unit, if it is MKS SI system, it is kilogram force. If it is CGS system, it will be gram force or gram weight. So मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट यूनिट कौन सी होती है, क्या होती है, ये मैंने आपको लॉजिक दे दिया। आपसे कोई कह सकता है डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन। Your basic formula is F equal to ma. So if you write 1 Newton equal to 1 kilogram into 1 meter per second square, because SI की बात आपसे वो पूछेगा डिफाइन 1 डाइन, आप बोलोगे 1 ग्राम into 1 centimeter per second square. So I hope it is clear to all of you. If there is object of mass 1 kilogram, we apply a force of 1 Newton, object will get the acceleration of 1 meter per second square. Similarly, what is 1 dyne? कि किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 1 ग्राम में आप कोई फोर्स लगा रहे हो, उससे उस पर एक्सेलरेशन आ रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन दैट फोर्स इज 1 डाइन। तो ये आपने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा था वही बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स किलोग्राम फोर्स ग्राम फोर्स वहाँ काम में नहीं आता, अब यहाँ पे आपके काम में आएगा। यू यूज द F equal to ma. 1 kilogram force is written as the 1 kilogram into 9.8 meter per second square because it is the gravity on the earth की बात करें। Similarly, 1 gram force is written as a 1 gram into 980 centimeter per second square. यहाँ तक मैंने कुछ लिखा है, थोड़ा बहुत आप लोगों को फील हुआ क्या लिखा है? बोलते रहो, डाउट हो तो पूछते रहो। ये सब ध्यान में रहेगा क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपने तो बोला था कि सर एब्सोल्यूट यूनिट सर अफेक्ट नहीं होंगे और ग्रेविटेशनल यूनिट अफेक्ट होंगे। ओके, यहाँ पे बेटा ग्रेविटी का यूज ही नहीं करी ना, देखो, और यहाँ पे ग्रेविटी ऑन द अर्थ यूज की है, तो ये जो वैल्यूज है 1 किलोग्राम फोर्स इट इज ऑन द अर्थ नॉट ऑन द मून, दिस 1 ग्राम फोर्स इज आल्सो ऑन द अर्थ नॉट ऑन द मून बिकॉज़ द ग्रेविटेशनल यूनिट आर अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। ओके सर। अब मुझे बताओ, अगर आपका कोई सवाल आता है और आपको किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ता है, कैन यू टेल मी 1 किलोग्राम फोर्स में कितने न्यूटन होते हैं? देखो, आई होप 1 किलोग्राम into 1 meter per second square equal to 1 न्यूटन, तो 1 किलोग्राम into 1 meter per second square is 1 न्यूटन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9.8 न्यूटन। कुछ फील हुआ आपको? यस सर। गुड। अगर मैं आपसे पूछूं 1 ग्राम फोर्स में कितने डाइन होते हैं, क्या बोलोगे? सर 980 डाइन। 980 डाइन। तो ये आपको मैंने एब्सोल्यूट और दोनों बता दिया। अच्छा, एफपीएस के सवाल वैसे आप लोगों के लिए नहीं आते, पर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा तैयारी कर रहा है तो एफपीएस का ध्यान रखना। 1 पाउंडल, जिसको एलबी कहते हैं, इक्वल टू 1 पाउंड इंटू 1 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब आप काफी एडवांस पढ़ रहे हो तो। और ग्रेविटेशन में क्या लिखोगे? 1 पाउंडल फोर्स इक्वल टू 1 पाउंड इंटू ग्रेविटी एफपीएस में कितनी होती है? 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। भाई जब काफी आप एडवांस पढ़ रहे हो तो आपको ये भी थोड़ा लॉजिक आना चाहिए कि एफपीएस में फोर्स होता है पाउंडल फोर्स, और 1 पाउंडल फोर्स होता है 1 पाउंड इंटू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बात को क्लियर होगी? आगे चलो। बोलो भाई। Sir, हाँ sir, can you give a blueprint chapter wise? वेटेज ना, Yes, sir. वो हम दे देंगे ना बेटा, आज हम दे देंगे आपको, डोंट वरी, आज मिल Okay, जाएगा। sir. अब अपने सिलेबस में आता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी सिंपल ध्यान रखना है, इफ वर्क डन इन द क्लोज पाथ इज 0 दैट इज द कंजर्वेटिव, एंड इफ वर्क डन इन द क्लोज पाथ इज नॉट 0 दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। बस इतना ध्यान रखना, कुछ सवाल करने के लिए।
अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो और ये हाइट है आपकी h, ऑल ऑफ यू नो अगर ए से भी जाते हो तो आप वर्क करते हो mgh, वापस घूम फिर के यहाँ आ गए तो आपका सेम सेम हाइट पे है ना, वर्क डन कितना हो गया माइनस mgh, टोटल वर्क डन इज 0. तो वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0, दैट इज कंजर्वेटिव. वर्क डन इन द क्लोज पाथ इज नॉट 0, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव. सिंपल एग्जांपल अभी कंजर्वेटिव के ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव के फ्रिक्शन फोर्स, जिस पर आपको सबसे ज्यादा बैटिंग करनी है. इस रास्ते पर अलग फ्रिक्शन लगेगा, इस रास्ते पर अलग फ्रिक्शन लगेगा, बहुत कैन नॉट बी कैंसिल. तो अभी छोटी सी बात ध्यान रख लो, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0, नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन इन द राउंड ट्रिप इज नॉट 0. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ये बात ध्यान रहेगी आपको. आगे चलो Can you repeat? बेटा, अगर आप कोई भी क्लोज पाथ लेते हैं, वर्क डन इन द क्लोज पाथ is 0, that is the conservative. But work done in the closed path is not 0, that is the non-conservative. Is it okay? ध्यान रह जाएगा. Yes. Okay. Then balance force. Simple. Balance force, vector sum of all the force is 0. देखो मैंने word use किया vector sum. वापस बोल रहा हूँ. If vector sum of all force is 0, then आप क्या बोलोगे? Net acceleration is 0. Net acceleration is 0. Repeat करो ये word अच्छी तरह से. Unbalanced force, if vector sum of all force is not 0, it means there will be net acceleration. ये बात आपको ध्यान रहेगी. Yes, sir. Okay. Then weight. Simple जो आपने junior classes में पढ़ा है. It is the force by which earth attract any object towards it. That is the weight. पर आपको थोड़े बड़े बच्चे हो गए तो आपको weight को कैसे feel करना है? It is a reaction force by the surface in contact. वापस रिपीट कर रहा हूँ. weight को आप क्या बोलोगे? It is a reaction force by the surface in contact. जैसे ही reaction force change हुआ आपको फील होने लग जाएगा कुछ चेंजेस. आप ध्यान दो, जैसे आप स्विंग में आपने सिचुएशन देखी होगी, व्हाई डू फील गिडी व्हाइल मूविंग इन मेरी गो राउंड, आपको पता है क्या होता है. तो बेसिकली जो रिएक्शन है वो चेंज होती है, तो आपको लग रहा है आपका वेट कम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से आपको डिजीनेस होती है, गिडीनेस होती है. और इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट. Yes, sir. और शायद मैंने एक बार आपको बोला भी होगा कि कहा जाता है कि व्हेन एस्ट्रोनॉट, जब उनका रॉकेट इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, इट्स वेरी टफ टू मूव ए फिंगर. एक फिंगर भी नहीं हिला सकते, ऐसा कहा जाता है. बिकॉज आपको फील होना चाहिए जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो उसका अपर एंड वेट इंक्रीज हो रहा है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है अपर एंड वेट डिक्रीज होता है. तो देखो आप स्विंग में जो ऊपर जाते हो तो दिल में कुछ अलग हलचल होती है, और नीचे आते हो तो अलग हलचल होती है. ये बात आपको पता है. Yes, sir. Okay. Then come to the normal reaction and टेंशन फोर्स. बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम नॉर्मल रिएक्शन में डायरेक्ट आते हैं, इसको समझते हैं. देखो, if I say an object is placed on the table and mass of the object is m, all of you intelligent, इस पे वेट लगेगा mg, like this. Every action equal and opposite reaction. अर्थ लगाता है तो सेम अर्थ पे भी mg लगेगा, तो ये एक्शन रिएक्शन का एक पेयर बन गया. इज इट ओके? ये बात सबको फील हो गई? Yes. अब देखो, बीच में टेबल आ गई, बीच में आपकी टेबल आ गई, तो ये जो आपका ब्लॉक है, बुक है, कुछ भी है, इस टेबल पे फोर्स लगाएगी जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं एन, और ये इस पे सेम नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन. इज इट ओके और नॉट? अभी बोल रहा हूँ, अगर ये mg नहीं होगा तो बॉडी इस ग्राउंड को पुश नहीं करेगी. अगर ये बॉडी ग्राउंड को पुश नहीं करेगी तो ग्राउंड से कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी. ये बात आपको फील हो रही है? देयर विल नो नॉर्मल रिएक्शन इन दैट सिचुएशन. अब देखो, इस बॉडी पे तो क्या दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला एन और नीचे वाला एम. ये एन तो किस पे लग रहा है? इस ग्राउंड पे लग रहा है. तो आपको जो एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी, उसमें ओनली आप ये दोनों फोर्स शो करोगे, एन और mg. यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? If object is placed on the inclined surface like this angle is theta, you will say weight acting like this mg.
देन mg के कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, एक कंपोनेंट हो mg sin थीटा। mg sin थीटा की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा और mg cos थीटा will provide the necessary normal direction. I think it is clear to everybody. कैन यू एक्सप्लेन अगेन सर? तो जो आपने पहला वाला केस बताया। वापस सुन लो बेटा। Suppose you say this is the table or ground, something like that, anything, and you put a block of any mass n. I hope one thing is very much clear to all of you. हमेशा हमें एक्शन रिएक्शन फोर्स देखने हैं, बिकॉज एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अगर इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है mg से, फोर्स से, तो ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है mg से, ये बात आपको फील होगी? यस सर। ओके बेटा, अब आप फील करो बेटा, ये ब्लॉक इस ग्राउंड को पुश कर रहा है कुछ नॉर्मल रिएक्शन n से, एक्शन की इक्वल टू रिएक्शन, इस ब्लॉक को भी नॉर्मल रिएक्शन n लगेगी, ये बात फील होगी? तो पर ग्राउंड अर्थ ही तो हुआ ना सर। अरे नहीं नहीं, अर्थ ये वेट तो सेंटर ऑफ द अर्थ से आता है ना। ये तो तुम्हारे सपोज कुछ भी मान लो, तुम अपना हाथ मान लो, चलो तुमने हाथ में एक ब्लॉक पकड़ा हुआ है, ऐसे भी तो सोच सकती हो, यस सर। है ना। बट आपको हमेशा एफबीडी के अंदर ये बुक के ब्लॉक के फोर्स काउंट करने, तो आप ये वाला काउंट करोगे, ये वाला काउंट करोगे। एफबीडी में ये तो नहीं बना तो, लेकिन आपको फील होना है, ये जब तक नहीं आएगा, ये जब तक नहीं आएगा, ये बात फील हो गई क्या? यस सर। Good, बस यही फील करना था। अच्छा, एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ, आई थिंक थोड़ा आपके काम आएगी। जब भी आप एफबीडी बनाते हो, फ्री बॉडी डायग्राम, किसी ब्लॉक का मास एम है, सेंटर से हम mg पास कर देते हैं और यहीं से हम नॉर्मल रिएक्शन पास करते हैं। इज इट ओके? ये बात आपको ध्यान आ रही है? बोलो। यस सर। अब मेरा सवाल, जो भी बताएगा मुझे अच्छा लगेगा। Is it always necessary that the normal reaction will pass through the center of gravity or center of mass of the body? हम बनाते ऐसा है, but is it always necessary? या there is some situation in which normal reaction को थोड़ा सा अलग जगह बनाना पड़ेगा? क्या आप लोग मेरा सवाल समझ गए जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे? अब आप में से कोई भी मुझे बताओ। ऑफ कोर्स हम ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में mg और n एक ही लाइन में बनाते हैं, दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि mg तो वहीं से पास होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाए। सर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली वॉल पे सर करें तो फिर नॉर्मल हॉरिजॉन्टली लगेगा। But ultimately it will pass to the center. If you say this is the wall, this is the block of any mass m, you agree this is the weight mg. अगर आपने इधर से फोर्स लगाया है f, तो दीवार भी इसको फोर्स लगा रही है n, बट ये तो पास तो सेंटर से करते हैं ना न्यूमेरिकल में, याद आ रहा है? यस सर। ओके, कोई बात नहीं, गुड, अच्छा है, सोचा जल्दी। और कुछ पूछेगा? अब ध्यान से सुनो, देखो ये आपका ग्राउंड है, ये टेबल है, कुछ भी है, ये आप हाथ भी सोच सकते हो, आपकी हथेली है, उसके अपने अपने छोटी सी मैच बॉक्स की डिब्बियाँ रखी हुई है, और ये सिचुएशन फील करना आप मेरी बात जो मैं फील कर रहा हूँ। ये आपका कॉन्टेक्स्ट, ये सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, और इन कॉन्टेक्ट से ही रिएक्शन मिल रही है। यहाँ से रिएक्शन मिली, 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 and ultimately all the reaction combine and we get the final normal reaction n. Is it okay or not? ये तो फील हो गया ना? Yes, sir. अब आप में से एक जने ने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगाया, तो देखो आपको थोड़ा फील होना चाहिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा ऊपर आना स्टार्ट हुआ, यहाँ से कांटेक्ट कम हुआ, ये बात फील हुई? कुछ कुछ फील हुआ कि जैसे अगर बॉडी उठने की कोशिश कर रही है, आप फोर्स लगा रहे हो, तो इस लेफ्ट साइड से कांटेक्ट हट रहा है, तो इधर कांटेक्ट बढ़ रहा है, तो इधर कांटेक्ट बढ़ रहा है, इधर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये बात फील हो रही है क्या? Yes, sir. It means Yes, sir. ultimately normal reaction is shifting toward this side.
अगर आपने यहाँ से फोर्स लगाया और फाइनली जब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आ गया, फाइनली जब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आ गया तो ये बॉडी ओवरटर्न कर जाएगी। कुछ Yes, sir. वापस बोल रहा हूँ, जब भी ओवरटर्निंग के सवाल करेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं एफबीडी बनाऊंगा। आप भी एफबीडी बनाते होंगे। हम क्या करते हैं, हम यहाँ लगाते हैं नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ से टर्निंग कर देते हैं और यहाँ लगाते हैं हम एमजी। बट आज आपको फील हो गया होगा एन हमने यहाँ से यहाँ क्यों शिफ्ट किया। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे बाय चांस, इज इट ऑलवेज नेसेसरी द नॉर्मल रिएक्शन पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? यस, it is possible when there is absence of external force on the system, but if we apply any extra force on the system then normal can be shifted. अब तो सबको फील हो गया थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. चलो आगे चलते, अभी मैं तेरे को फील करा रहा हूँ। Excuse me, sir. हाँ सर, अगर कोई ब्लॉक टेबल पे रखा होगा तो उस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 2 mg होगा। कोई ब्लॉक टेबल पे होगा 2 mg क्यों होगा नॉर्मल रिएक्शन? अगर आपका एम मास का ऑब्जेक्ट है, सुनो एक मिनट, अगर केवल सिंपल एम मास का ऑब्जेक्ट है तब तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन mg होगा ना बेटा। सर पर जैसे आए तो उस पे अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है mg का, वैसे टेबल भी तो नहीं, कर रही अपवर्ड से नहीं होगा, तुम्हें डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। अगर तुम ऊपर से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाती हो F इक्वल टू mg, इस सिस्टम इज रेस्ट, अब आप बोल सकते हो नॉर्मल रिएक्शन इज 2 mg। फील हुआ? है। ओके Yes, चलो, थोड़ा परेशान करोगे तुम लोगों को। चलो छोड़ो, तोते उड़ जाएंगे, बाद में करेंगे, थोड़ा आगे करेंगे। अब देखो टेंशन इन स्ट्रिंग, इसको समझने की कोशिश करना। टेंशन इन स्ट्रिंग, देखो ये आपकी स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपने एक ब्लॉक सस्पेंड किया। अभी मैं मासलेस स्ट्रिंग की बातें कर रहा हूँ, है ना, जिसका कोई मास नहीं है, ठीक। इस पे वेट लग रहा नीचे mg। अब केवल mg लगता तो यहाँ से टूट के नीचे चला जाता ब्लॉक, ये बात फील होती है आप लोग? बोलो। yes, sir. इसका मतलब ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा, दैट फोर्स इज नोन एज द टेंशन फोर्स, एंड टेंशन फोर्स एक्ट बोथ द एंड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इतना ध्यान रख लो, ये ध्यान रखिएगा, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो इसमें सब जगह टेंशन सेम रहेगा, टी टी टी। और अगर मास है तो टेंशन विल वेरी, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। तो टेंशन का थोड़ा थोड़ा फील हो गया होगा। टेंशन क्या होता है, इट एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड अपोजिट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब इतना ध्यान रख लो। उसके बाद पुली, सिंपली इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन, आपको फील हो रहा होगा। अगर आप ब्लॉक पे देखोगे टेंशन वर्टिकली अपवर्ड लग रही है, लेकिन इस आदमी की तरफ देखोगे टेंशन इंक्लाइन पोजीशन में हो गई। तो पुली हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे हमें टेंशन की डायरेक्शन चेंज करनी है, वहां पे हम लोग पुली लगाएंगे। इज इट ओके और नॉट? आगे चलो। तो अब मैंने आपको फील करा दिया है, मैं पुली वहीं लगाऊंगा जहाँ पे मुझे टेंशन की डायरेक्शन चेंज करनी है। आगे देखो, अब एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग खुद करो ट्राई। जिस किसी का आ जाए मुझे बताओ। कोई बोलेगा? एनसीईआरटी का है 5.26। देखो कोई बोलेगा, मैं बोलूं?
फर्स्ट ऑप्शन। देखो सुनो, चेक करो इसको। नथिंग। हाँ देखो इधर, ये आपका मोशन हो रहा है, फील करो मेरे साथ। अब यहाँ पे एनएलएम में मैं शायद एनसीईआरटी का काफी सवाल लूंगा, अच्छे अच्छे सवाल, जिससे आपका थोड़ा सा बेस तैयार हो, कि एनएलएम का बेस यही से तैयार करेंगे अपन एनसीईआरटी के सवाल से। कि आप स्टोन ऑफ मास एम टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्किल, ये वर्टिकल सर्किल में चल रहा है लाइक दिस, इट रिवॉल्व इन द वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस दे दो आर, ठीक है। द नेट फॉर द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल, पहले आप लोग ट्राई कर लो, एक सेकंड और दे रहा हूँ। सबसे पहले इस पॉइंट का एपीडी बनाओ, चेक करना मैं एपीडी बना रहा हूँ। आई विल से यहाँ पे लगेगा एम जी, स्ट्रिंग है, आई विल से यहाँ पे लगेगी टेंशन। सपोज इस तरह से मोशन हो रहा है एंटी क्लॉक, यहाँ पे स्पीड है v1 लाइक दिस। एट दिस पॉइंट कैन आई से एफ नेट इज गिवन बाय टेंशन एट दिस पॉइंट T1 मान, थोड़ी देर के लिए, तो क्या लिखोगे T1 माइनस एम जी इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाई आर। ये इक्वेशन आपको पता चल गई है। इसी तरह से क्या मुझे इसका आंसर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है क्या? अभी गुड, अभी एक बार एक सेकंड में ट्राई कर रहे हैं। ये तुम्हें ये वाला पता चल गया, एफ नेट एट दिस पॉइंट पता चल गया क्या? बोलो भाई। यस तो आप मुझे नहीं बताओ, चल रहा। नहीं चल रहा समझो। जब आपका ब्लॉक यहाँ पे था, डू यू एग्री एट दिस पॉइंट फोर्स ऑफ द ग्रेविटी विल एक्ट लाइक दिस mg, इज इट क्लियर? Yes, sir. No, you are connected with the thread, it means tension force will act in this side because it always act at the point away from the point. Yes, sir. अब सर्किल में चल रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी, मैंने स्पीड भी मान ली। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलता है, there must be some centripetal force. The centripetal force, that is the inward force. Inward force is given by T1 minus mg. Is it okay? And this T1 minus mg will provide the necessary centripetal force, that is mv1 square by r. अब तो क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? बोलो अरे ये फॉर्मूला mv1 square by r कैसा है? वापस एक एक पूरा सुनना। सपोज देखो आप सर्किल में चल रहे हो, ये ब्लॉक यहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं, अब यहाँ समझा दो। इसका मास है, ये थ्रेड से कनेक्टेड है, इसकी रेडियस है r। ऑल ऑफ यू एग्री यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, आपने v2 मान ली। यहाँ पे एफबीडी बनाओगे इसकी, इस पे वेट लगेगा mg और टेंशन लगेगी नीचे की तरफ। ये बात क्लियर हो गई क्या आपको? बोलो भाई। तो नेट फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपेटल फोर्स कितना हो गया? T प्लस mg हो गया। ये बात क्लियर हो गई क्या? बोलो भाई। हो गया तो बोलो, नहीं हो तो बोलो। हो गया क्या? आपको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. एंड दिस विल प्रोवाइड द इसमें तो नेसेसरी। हाँ सर पहले जो टेंशन थी सर हमने ऑपोजिट ली थी सर, इस बार सेम डायरेक्शन में तो ली। देखो, पहले आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, आपने इसका वेट तो इधर लगाया mg। टेंशन के लिए मैंने आपको सिखा रखा है, इस पॉइंट पे टेंशन देखनी है, अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो अवे, इस पॉइंट पे टेंशन देखनी है, यहाँ पे सपोर्ट है तो अवे। ये ब्लॉक है, ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पे और यहाँ पे, ये सपोर्ट है तो अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ये सपोर्ट है तो अवे फ्रॉम द सपोर्ट। तो टेंशन यहाँ पे ऐसे लगेगी, यहाँ पे ऐसे लगेगी। अब तो क्लियर हो गया? ओके सर। अगर इस टेंशन को T1 मानता हूँ, इस टेंशन को T2 मानता हूँ, तो यहाँ तो टेंशन होगी T2 प्लस mg, और यहाँ नेट और इनवर्ट फोर्स कितना हो गया ध्यान दो, ये T1 माइनस mg हो गया ना। ये बात फील हो रही है आपको?
बोलो। अरे ये मैंने लिखा T1 माइनस एम जी नेट फोर्स एट द लोअर पॉइंट एंड T2 प्लस एम जी एट द नेट फोर्स एट द अपर पॉइंट। ये बात आपको फील हो गई क्या? Yes, sir. एंड दिस नेट फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल, अगर स्पीड यहाँ पे v1 मानता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा एम v1 स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे क्या लिखूंगा एम v2 स्क्वायर बाई आर। ये दोनों इक्वेशन आपकी क्लियर हो गई क्या? बोलो बेटा। सर सेकंड केस में सर हमने T1 में से mg माइनस को कर दिया। सेकंड केस में ये वाला पूछ रहे हो T1 वाला? यस सर बेटा T1। आप मुझे बताओ यहाँ पे नेट इनवर्ट फोर्स कितना हो गया टुवर्ड द सेंटर, वो तो mg प्लस T2 हो गया, और यहाँ पे इनवर्ट फोर्स कितना हो गया T1 माइनस mg होगा ना इस जगह इनवर्ट फोर्स, बिकॉज इनवर्ट फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलर मोशन ना, यस सर। है ना। अब सवाल यस देखो, सर। अब पढ़ो सवाल। ये पूछ रहा है नेट फोर्स एट द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, तो दिस इज द नेट फोर्स एट द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द नेट फोर्स एट द लोवेस्ट पॉइंट। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? हाँ तो हाँ बोलो, ये पूछो वापस। Sir, tension will always be applied towards the center. टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बस ये लाइन याद कर लो। ये सपोज एक ब्लॉक ये लगा हुआ है, एक ब्लॉक ये लगा हुआ है, आपने स्ट्रिंग लगाई, यहाँ पे टेंशन देखनी है, ये कांटेक्ट है अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, यहाँ पे टेंशन देखनी है अवे फ्रॉम द कांटेक्ट। अब तो याद रहेगा। Yes. अब मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, नेट फोर्स एट द लोवेस्ट पॉइंट फील हो गया, नेट फोर्स इज T1 माइनस mg, और अपर पॉइंट पे नेट फोर्स हो गया T2 प्लस mg। ये बात फील हो गई क्या आपको? यस सर। तो देखो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अब T2 प्लस mg है, ये तो हो नहीं सकता, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचा? ऑप्शन ए। ये बात फील हुई तो बोलो हो गई, और नहीं हुई तो मना करो। आगे चलो, सवाल पढ़ना अच्छी तरह। बच्चे क्या करते हैं, सवाल पढ़ते हैं, इक्वेशन आ जाते हैं, इक्वेशन आ जाते हैं और कुछ ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है नेट फोर्स, नेट फोर्स इज ओनली दिस, नेट फोर्स इज दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो अलग बात होगी, ये इक्वेशंस हैं, दीस आर नॉट द नेट फोर्स। डिफरेंस पता चल गया? एक्सक्यूज मी सर, सर हमारा जो आंसर आया था सर वो T1 माइनस mg आया था सर, यहाँ बस mg आप सही कह रहे हो, माइनस बिल्कुल T1 आप सही कह रहे हो, लेकिन आप कुछ बताओ इन चारों ऑप्शन में आपके पास क्या 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 करोगे? ऑप्शन ही क्या बचा है? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये तो किसी चांस पे ही नहीं हो सकता है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही बचा ना। आप सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इन्होंने क्या किया होगा, डायरेक्शन उल्टी कर ली, हमने क्या किया अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, सॉल्यूशन क्या करेगा डाउनवर्ड पॉजिटिव अपर नेगेटिव, ऐसा कर लिया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया। तभी तो इन्होंने देखो mg यहाँ भी प्लस प्लस लिया, ओके सर। है ना। ये अपने को लॉजिक देखना पड़ेगा। ओके। गुड। अच्छा एक्सट्रूड मशीन, इसके मैं एक दो लॉजिक समझा देता हूँ पहले। देखो काफी सिंपल है, अभी हम काफी सिंपल लेके चल रहे हैं। सपोज एक ब्लॉक है M1, दूसरा ब्लॉक M2, स्ट्रिंग इज मासलेस। अभी जो भी सवाल करा रहा हूँ शुरू में, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड पुली इज आल्सो मासलेस, अभी शुरू में, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। अभी मैं कहीं फ्रिक्शन नहीं मान रहा हूँ, है ना। फ्रिक्शन नहीं मान रहा हूँ तो आपको फील हो रहा होगा ये जो पुली है रोटेट नहीं करेगी, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर स्लिप करेगी। अगर फ्रिक्शन होता तो पुली भी मेरे साथ साथ में रोटेट करती। ये बात फील हो रही है आप लोगों को, यस सर। है ना। बट अभी ध्यान रखना, देखो कुछ सवाल कराऊंगा मैं एक दो तुम्हें। तो अभी मैं बोल रहा हूँ देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, आपको पता चल गया फ्लिप हो रही है, पुली रोटेट नहीं कर रही। देयर इज नो मास ऑफ द पुली, नो मास ऑफ द थ्रेड। नाउ इफ आई से एफबीडी बनाओ इसका M2G, इसका एफबीडी M1G, टेंशन इज सेम बिकॉज इट इज मासलेस। अगर मास होता टेंशन डिफरेंट होता। अब सपोज तुम किसी को ज्यादा मान लो ये हैवी है M2, तो इसका पूरा सिस्टम इधर एक्सेलरेट हो रहा है, आपने इक्वेशन मान ली। अब ये M2 नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ नेट फोर्स क्या हो गया M2G माइनस T, दिस प्रोवाइड द एक्सेलरेशन, इट इज M2A। इसमें देखो ये ऊपर जा रहा है,
ऊपर तरफ क्या लिखोगे, टी माइनस m1g इक्वल टू m1a। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। क्या आप लोगों को दोनों इक्वेशन बनाना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, ओके तो ओके बोलो। बोलो भाई। अरे आवाज नहीं आ रही कि मेरी? सर एक बार वापस बता दो। बेटा देखो, मैंने पहले तो दोनों पे वेट लगाया, m2g m2g। अभी कहीं टच नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन आ नहीं सकता क्योंकि टच नहीं है। ऊपर लगा दिया टेंशन, टेंशन सेम लगा दी। ये बॉडी नीचे आ रही है, तो नीचे नीचे नेट फोर्स कितना हो गया, m2g माइनस टी। इसमें एक्सेलरेशन नेट फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, टी माइनस m1g। दिस मस्ट बी इक्वल टू m1a। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गई। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अब इन दोनों को आप खुद सोल्व करोगे, आपका एक्सप्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, जो आपको याद भी होना चाहिए, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। इस एक्सप्रेशन को चाहे आप इस इक्वेशन में रखो, चाहे इस इक्वेशन में रखोगे, आप खुद सोल्व करोगे आज, आपका आंसर आना चाहिए टी इक्वल टू 2 रिड्यूस मास m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। चेक करो, ये दोनों आपको कैलकुलेशन करना है और सीखना है। क्या मैं छोड़ सकता हूँ आपके लिए एज एन एक्सरसाइज? यस सर। चलो एक इलस्ट्रेशन। ओके, जस्ट रीड एंड गिव मी रिप्लाई। कोई बताएगा मुझे? Anyone of you can try? देखो, you don't want to move the system. It means one thing is very much clear to all of you, system is at rest. Is it okay? ये बात आपको क्लियर होगी कि system is at rest? यस सर। अब आपने देखो, you hold on the lighter bucket, आपने इसको पकड़ा हुआ है, उसका वेट तो नीचे लग रहा है 63 न्यूटन, इसका वेट नीचे लग रहा है 110 न्यूटन। अब आप इसको पकड़ के रखो अपने हाथ से, बड़ा टाइटली है ना, तो आप इस पे नेट फोर्स देखो, इस पे पूरे पे नेट फोर्स क्या लगेगा, ये रुका हुआ तो 110 न्यूटन है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 110 न्यूटन। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? यस सर। बी पार्ट, यहाँ पे क्या बोलोगे, इफ यू रिलीज द सिस्टम, यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, टी इक्वल टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। कैन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली? तो मास तो पता नहीं है सर। निकाल लो बेटा, w इक्वल टू mg, m इंटू 10 इक्वल टू 60। एक मास निकल जाएगा, दूसरा मास भी निकल जाएगा, या फिर इक्वेशन बना के कर लो, एक ही बात है। ठीक है, आगे चलो। सर 9.8 लेने की कोई जरूरत नहीं है ना, मतलब सर डायरेक्टली 10 से एक्चुअली देखो, कभी कभी 9.8 लिखा हो तो 9.8 स्पेशली अगर मेंशन कर रखा है, अदरवाइज यू आर फ्री। यस सर। सर इससे पहले वाला जो आपने पार्ट बताया था सर, उसमें आपने बोला था कि ये कोई भी मूव नहीं कर रहा है सर, ऐसा क्यों सर? 110 का तो देखो वेट ज्यादा है देखो, ना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यू होल्ड द लाइटर बकेट टू कीप इट फ्रॉम मूविंग। आपने पकड़ ही ली ना 63 न्यूटन को, हिलने नहीं दे रहे हो सिस्टम को।
और अल्टीमेट टेंशन तो बिल्कुल 110 न्यूटन ही देगा, वो नीचे जाने की ट्राई करेगा। ओके, तो सर टेंशन क्या बताई थी आपने सर इसमें? 110 वही तो ट्राई करेगा कि 63 को आपने पकड़ लिया, दूसरी तरफ आपने 110 को पकड़ रखा, वो नीचे जाने की ट्राई कर रहा है, पर आप जाने नहीं दे रहे हो, इसका मतलब ऊपर 110 लग रहा होगा ना। ओके सर। चलो सी पार्ट में बताओ क्या बोलोगे। कोई भी बोलेगा? heavier bucket on the ground and this is in the air, अब फील करो तो टेंशन 63 न्यूटन होगी, फील होगी आपको, क्योंकि अल्टीमेटली ये नीचे जाने की ट्राई कर रहा है पर जा नहीं पा रहा, तो टेंशन 63 होगी। तो कब टेंशन 110 होगी, कब 63 होगी, और कब फॉर्मूला लगेगा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आप लोग क्लियर हो गए क्या? Yes, sir.